हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के टॉप 14 यानी कि टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाला हूं। और ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को नॉर्मली पता ही होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, H2O यानी कि जल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर जो है वो ये कह रहा है कि मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पे ये बताना है कि मनुष्य का जो दांत होता है इसका जो ऊपरी परत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं या फिर वो क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि उसे हम लोग इनामेल कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वसा का पाचन कौन करता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि जो वसा होता है उसका पाचन कौन करता है। तो वसा का पाचन लाइपेज नाम का एंजाइम करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो देखिए, पत्ती किस में पाई जाती है। तो जो पत्तियाँ होती है ये पौधों में पाई जाती है। और हम लोगों में क्या होता है, तो हम लोगों में जो गैसों का आदान प्रदान है वो नाक के द्वारा हो जाता है। लेकिन जो पत्तियाँ होती हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो याद रखिएगा कि उनमें गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है। तो देखिए, हर एक जीव में कुछ न कुछ उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। और पूछ रहा है कि जो पौधे होते हैं उनका उत्सर्जित पदार्थ कौन होता है। तो याद रखिएगा कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन होते हैं। तो गोंद होते हैं, टैनिन होते हैं और रेजिन होते हैं। यानी कि इनमें से सभी क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। तो देखिए, आरबीसी किसे कहते हैं। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी के अंदर कहा जाता है लाल रक्त कणिका। ठीक, और ये खून के अंदर पाया जाता है। और याद रखिए कि इसकी जीवन अवधि कितनी होती है। तो 120 दिन होती है। यानी कि 120 दिन तक ये जिंदा रहता है, उसके बाद ये कोशिका मर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वाहक कौन करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी को याद होना चाहिए कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक जगह से दूसरी जगह वाहक कौन करता है बाबू। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल करता है। और इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन की होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। देखिए, पादप हार्मोन क्या होता है। तो पौधों के अंदर जो हार्मोन होते हैं उसको हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला हार्मोन है, ये भी मनुष्य के अंदर और ये भी मनुष्य के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो साइटोकाइनिन है ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है, यानी कि पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो बताइए कि जो हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा जो दिमाग है ये किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है। सोचने के लिए उत्तरदायी है, हृदय संपादन के लिए, या फिर संतुलन बनाने के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा दिमाग है वो इनमें से सभी करता है, यानी कि वो सभी के लिए उत्तरदायी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी को लगभग पता ही होगा कि जो आयोडीन होती है अगर इसकी कमी शरीर के अंदर हो जाता है तो उसकी वजह से कौन सा रोग यानी कि बीमारी होता है, तो घेघा रोग होता है। और इसीलिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ये बताना है कि जो दिमाग होता है इसका कौन सा भाग होता है जो शरीर का स्थिति और संतुलन दोनों को बनाए रखता है, यानी कि उसका अनुरक्षण करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो अनुमस्तिष्क बनाए रखता है। और अनुमस्तिष्क क्या होता है, तो ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। कौन होता है, ये सबसे पिछला भाग होता है और यही शरीर का संतुलन बनाता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपसे कह रहा है कि मनुष्य के गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य का जो मुख गुहा होता है उसके अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है आपसे ये कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और जैसे हमने देखा था कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता था, तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता था। उसी प्रकार अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा मधुमेह हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को पता ही होगा कि जो कूटपाद है ये किस में पाया जाता है, तो ये अमीबा नाम की एक जीव में पाया जाता है। और जो अमीबा होता है ये अपने भोजन को कूटपाद के द्वारा ही पकड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए कि किसे हम लोग रासायनिक दूध कहते हैं, तो जो हार्मोन्स होते हैं उसको हम लोग रासायनिक दूध कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। और सारा का सारा क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग आसानी से आराम से शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किस संरचना के कारण मुखगुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको बताना है कि हम लोग जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो कौन ऐसा संरचना है जो भोजन को क्या करता है, मुखगुहा से श्वास नली में नहीं जाने देता है और सीधा ये निगल द्वार में चला जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वो संरचना कौन है बाबू, तो एपिग्लोटिस नामक संरचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है या फिर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि डेंगू को उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं ये किस तरह के जल में पाए जाते हैं, तो साफ जल में पाए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि मनुष्य का जो दिमाग होता है उसका वजन लगभग कितना होता है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य के दिमाग का भार कितना होता है, तो 1.4 kg होता है, मतलब कि आप लोग कह सकते हो 1.5 किलो से थोड़ा सा कम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन चारों में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो एक लिंगी पादप है। एक लिंगी पादप का मतलब एक पौधे के अंदर कोई एक ही लिंग पाया जाता हो। तो कौन हो जाएगा, तो पपीता जो है ये एक लिंगी पादप होता है। बाकी सरसों, गुड़हल और मटर जो है ये द्विलिंगी पादप यानी कि द्विलिंगी पौधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो मैग्नीशियम
है ये किस में पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपसे क्या कह रहा है, तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं। तो बताइए कि जो पराग कोश होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पराग कोश जो होता है उसके अंदर पराग कण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पुष्प यानी कि जो फूल होते हैं उसमें नर प्रजनन कौन होता है। तो याद रखिएगा कि फूल जो होते हैं उसके अंदर नर प्रजनन कौन होते हैं बाबू, तो नर प्रजनन अंग जो होते हैं ये पुंकेसर होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो मानव मादा होती है उनमें अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है, किस स्थान पे निषेचित होता है। तो याद रखिएगा कि मानव मादा के अंदर अंडाणु जो है ये फिलोपियन नलिका, जिसे हम लोग फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसमें निषेचित होती है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, और आप लोग को पता होना चाहिए कि जो फूल का अंडाशय वाला भाग होता है यही बाद में फल में बदल जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर, सॉरी सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप सभी को पता होगा कि जो पौधे होते हैं उसमें जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं, यानी कि फूल में पाए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, तो एक ही शरीर के अंदर, यानी कि एक जीव के एक ही शरीर के अंदर दोनों प्रकार का लिंग पाया जाए तो उसे हम लोग उभयलिंगी जंतु कहते हैं। और उभयलिंगी जंतु कौन होता है, तो केचुआ जो होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है आपसे ये कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए जोड़ा का मतलब आप समझते हैं, एक जोड़ा का मतलब क्या होता है, तो एक जोड़ा का मतलब होता है 2 पीस। वैसे ही बोला कि 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ा का मतलब होता है 4 पीस। तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो मनुष्य होता है उसमें कितने जोड़े, तो जोड़ा में पूछा है इसलिए हो जाएगा 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का मतलब क्या होगा कि 46 पीस पाया जाता है। तो 46 पीस गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि मनुष्य में कितने पीस, यानी कि कितनी संख्या में गुणसूत्र पाई जाती है, तो अगर संख्या पूछे तो 46 आंसर होगा, और अगर जोड़ा पूछे तो 23 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन क्या होता है या फिर कौन होता है। तो याद रखिएगा कि जो स्त्री लोग होते हैं उनमें लिंग गुणसूत्र क्या होता है, XX होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो मेंडल थे ये जब प्रयोग कर रहे थे तो अपने प्रयोग के लिए इन्होंने किस चीज़ के पौधे को चुना था। तो याद रखिएगा कि किस चीज़ का पौधा था, तो मटर का पौधा का इन्होंने चयन किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपसे कह रहा है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि हरे पौधे जो हैं ये उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि ये उत्पाद करते हैं, भोजन को ये बनाते हैं सभी के लिए, पूरे जीव जंतु के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए आहार श्रृंखला बहुत ही आसान होता है। आहार श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जो बाद वाला होता है ये पहले वाले को खा सके,
तो वो आहार श्रृंखला होता है। तो यहाँ पे देखिए आम जो है ये गेहूँ को नहीं खा सकता, वैसे ही गेहूँ घास को नहीं खा सकता, तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करेगा। उसके बाद देखिए जो मानव है ये बकरी को खा सकता है, और जो बकरी है ये घास को खा सकता है। मतलब ये क्या है, तो ये एक प्रकार का आहार श्रृंखला है। तीसरे नंबर में देखिए तो हाथी गाय को नहीं खा सकता, और गाय बकरी को नहीं खा सकता। वैसे ही आप देखिए चौथे नंबर में तो बकरी मछली नहीं खा सकती, और मछली घास नहीं खा सकती। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी है यही आहार श्रृंखला है। इसमें पिछला वाला आगे वाला को खा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक यानी कि किताब के लेखक कौन है। तो ये जो किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके लेखक आपको बताना है, और याद रखिए कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक डार्विन हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है। तो आप सभी को पता है कि पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और उसी प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो पूछ रहा है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है ये किस चीज़ से बाहर निकलती है, कहाँ से बाहर निकलती है। जल से बाहर निकलता है, CO2 गैस से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, या फिर दिक्तियोजोम से निकलता है। तो याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है ये प्रकाश संश्लेषण में कहाँ से बाहर निकलता है, तो जल से यानी कि H2O से निकलता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए अनुवांशिकी के मतलब बायोलॉजी का एक पार्ट है, और अनुवांशिकी जो है इसका पिता किसे कहते हैं, तो इसका जो फादर यानी कि पिता है ये हम लोग मेंडल को कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका यानी कि श्वेत रक्त कोशिका को हम लोग इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC कहते हैं। तो पूछ रहा है कि WBC की जीवन अवधि कितनी होती है। तो आप सभी को पता होगा कि WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल जो होता है उसकी जीवन अवधि बहुत कम यानी कि 12 से 20 दिन होती है। और RBC यानी कि क्या होता है, तो RBC मतलब होता है रेड ब्लड सेल, इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो इसकी जीवन अवधि 120 दिन की होती है, और इसकी 12 से 20 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण बताइए कब होता है, दिन में होता है, रात में होता है, रात दिन कभी भी हो जाता है, या फिर सुबह शाम हो जाता है। तो सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो ये दिन में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और याद रखिएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये किस में, तो कॉकरोच में पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपसे ये कह रहा है कि मनुष्य की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो देखिए अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, यकृत होता है। और सबसे लंबा ग्रंथि पूछे तो सबसे लंबा ग्रंथि आप लोग याद रखिएगा कि छोटी आंत होता है। कौन होता है, छोटी आंत होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि मानव हृदय कितने भाग में बटे होते हैं, या फिर उनमें कितने कमरे होते हैं। तो याद रखिएगा कि मानव हृदय कुछ इस टाइप का होता है, और इसमें 4 कोष्ठ होते हैं यानी कि 4 भाग में बटा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर यानी कि 4। अगला क्वेश्चन आपसे जो है वो 40 नंबर वो ये कह रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। और न्यूरॉन के जो मध्य यानी कि न्यूरॉन के जो बीच में खाली स्थान होता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। तो दोस्तों होप कि आज का वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।